मिला टाइम्स में खुशामदीद। बांग्लादेश में आज जनरल इलेक्शन है, आम इंतखाबात के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। हिंदुस्तान की ज़ुबान में लोकसभा का चुनाव आप कह सकते हैं। और बांग्लादेश में आज 12 फरवरी को होने वाला ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है। ख़ुद बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान के लिए भी ये चुनाव बहुत मैटर करता है। और दुनिया भर के मुस्लिम देशों की भी इस चुनाव पर नज़र है कि सरकार किसकी बनती है। बांग्लादेश के लिए चुनाव सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि 15 सालों के बाद बांग्लादेश में आज़ादाना माहौल में कोई चुनाव हो रहा है, साफ शफाफ माहौल में लोग वोट डाल रहे हैं। बांग्लादेश की जो आवाम है एक्साइटेड है क्योंकि पिछले 15 सालों के दौरान उनको आज़ादाना माहौल में वोट डालने का मौका नहीं मिल सका था, या बांग्लादेश में कोई ऐसी लड़ाई पिछले 15 सालों में नज़र नहीं आई थी कि किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी, बल्कि वोट डालने से पहले ही तय था कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस मरतबा जो इलेक्शन हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि हम जिसको वोट देंगे उसी की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है कि जिसको वोट नहीं करेंगे उसके बावजूद उसकी सरकार बन जाएगी। तो जो तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से, जो वीडियो सामने आ रही है, उसमें देखा जा रहा है कि अवाम एक्साइटेड है, जज्बात से सरशार है। हिंदुस्तान के लिए चुनाव बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि हिंदुस्तान की सरहदें दुनिया के जिन देशों से मिलती है, जो पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान के, उनमें सबसे ज़्यादा भारत की सरहदें बांग्लादेश से ही मिलती है। भारत के 5 सूबे ऐसे हैं जिनसे बांग्लादेश की सरहदें मिलती है, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। और पड़ोसी देश से रिश्ता अच्छा होना ज़रूरी होता है। पड़ोस के देश में सरकार कैसी है, किसकी है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हिंदुस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जिसका भारत के साथ रिश्ता अच्छा हो। पाकिस्तान के लिए भी बांग्लादेश की सरकार बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि बांग्लादेश में जो पहले की सरकारें रही है उसके रिश्ते पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। और पाकिस्तान से बांग्लादेश का रिश्ता ख़राब होने का मतलब ये हो जाता है कि फिर बांग्लादेश का रिश्ता भारत से अच्छा होता है और ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पाकिस्तान भी इस मरतबा कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में ऐसी पार्टी की सरकार बने, ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बना कर रखे। बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए जो नफ़रत पाई जाती है उस नफ़रत का ख़ात्मा हो जाए और बांग्लादेश की सरकार का भारत के साथ रिश्ता अच्छा न हो। दुनिया भर के मुस्लिम देशों की भी बांग्लादेश के चुनाव पर नज़र है। अल जज़ीरा पूरी तरह नज़र रख रहा है, लगातार अल जज़ीरा पर हर तरह से कवरेज आ रही है। अल अरबिया की नज़र है, TRT की नज़र है, अरब मीडिया की नज़र है। मुस्लिम ममालिक में बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात पर मुकम्मल बहस हो रही है, उस पर नज़र रखी जा रही है। और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सबसे अहम पार्टी मानी जा रही है वो है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी का मानना यह है कि रोए ज़मीन पर इस्लाम का निज़ाम नाफिज होना चाहिए, कुरान का निज़ाम नाफिज होना चाहिए। और दुनिया भर में जिन तंजीमों ने इस्लाम के सियासी निज़ाम को पेश किया है, इस्लाम के सियासी निज़ाम की बातचीत की है, उसमें अल इख्वानुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी सर फहरिस्त थे। अल इख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट में है, उसकी 1 साल के लिए हुकूमत बनी, फिर ख़ात्मा हो गया। अब जमात इस्लामी बांग्लादेश में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ऐसे में पूरी दुनिया देखना चाहेगी कि जमात इस्लामी अगर बांग्लादेश में हुकूमत बनाती है तो कैसा निज़ाम नाफिज करेगी, इस्लाम का सियासी निज़ाम कैसा होगा, किस अंदाज से वो हुकूमत करेगी। इसलिए दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है। बांग्लादेश में तकरीबन 50 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है, लेकिन इस वक्त चुनावी मैदान में वहाँ 2 पार्टियां सर फहरिस्त है। कह लीजिए 2 पार्टियों के दरमियान ही लड़ाई हो रही है। उन्हीं दोनों में से किसी एक की बांग्लादेश में सरकार बन सकती है। पहली पार्टी जमात इस्लामी मानी जा रही है और दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको BNP कहा जाता है। BNP बांग्लादेश की पुरानी पार्टी है जिसकी फाउंडर खालिदा ज़िया को माना जाता है और दिसंबर 2025 में ही खालिदा ज़िया का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे तारिक रहमान इस पार्टी के सरबराह हैं। उनकी क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है और अगर BNP को जीत मिलती है तो तारिक रहमान वहाँ के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। दूसरी तरफ BNP का मुकाबला जिस अलायंस से है, जिस पार्टी से है, वो है जमात इस्लामी बांग्लादेश। जुलाई বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিতে হবে। যারা জুলাই বিপ্লব মানবেন না তাদের জন্য 26 সালে কোনো নির্বাচন নাই। 26 নির্বাচন দেখতে হলে আগে জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি লাগবে। আর জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি দিতে হলে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতেই হবে। এই আইনি ভিত্তি ছাড়া
কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কখন হবে এই আইনি ভিত্তির গোড়াপত্তন? এদেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা একটাই, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে হবে। গণভোটের ব্যাপারে সকল দল একমত, তাহলে তারিখ নিয়ে এই বায়নাবাজি কেন? একমত হয়ে যখন স্বাক্ষর করেছি সবাই, তখন গণভোট আগে হওয়াই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। এর মধ্য দিয়ে আইনি ভিত্তির পটাতন তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ, এবং এর ভিত্তিতেই আগামী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। जमात इस्लामी बांग्लादेश अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि जमात इस्लामी 11 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कह लीजिए जमात इस्लामी ने 11 पार्टियों का अलायंस बनाया है, और जमात इस्लामी के अलायंस में नेशनल सिटीज़न पार्टी भी शामिल है। नेशनल सिटीज़न पार्टी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में बनी, और ये दरअसल उन स्टूडेंट्स की, उन तलबा की पार्टी है जिन्होंने बांग्लादेश में इनकलाब बर्पा किया, जिन्होंने बगावत की थी शेख हसीना के ख़िलाफ़, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। और जुलाई 2024 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, 1 महीने में ही कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना की अवामी लीग की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, और फिर वहाँ अबूरी हुकूमत बनाई गई। शेख मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अबूरी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने तहरीक चलाई थी, जिन्होंने बगावत की थी, उन स्टूडेंट्स ने मिलकर कुछ दिनों पहले ही अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया नेशनल सिटीजनशिप पार्टी, और अब वो पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अगर गौर से देखा जाए तो जो नई पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP, ये जमात इस्लामी का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे उन स्टूडेंट्स को शेख हसीना के खिलाफ जमात इस्लामी ने ही तैयार किया था। जमात इस्लामी उनकी सरपरस्ती कर रही थी, उनकी रहनुमाई कर रही थी, इसलिए पार्टी भी जमात इस्लामी का ही एक पार्ट है, और जमात इस्लामी इन सबको लीड कर रही है। इसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टियां मैदान में मौजूद है, लेकिन असल मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के दरमियान देखा जा रहा है। जमात इस्लामी पर बांग्लादेश में लंबे अरसे तक पाबंदी रही। जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को तख्तेदार पर लटकाया गया, लेकिन जमात इस्लामी के रहनुमा ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, बल्कि वो डटे रहे। जेल में बंद रहने के बावजूद उनकी क़यादत काम करती रही, और शेख हसीना को भगाकर जमात इस्लामी ने अब उस मुल्क में आज़ादी की नई रूह फूंकने का काम किया है। बांग्लादेश की एक और बड़ी पार्टी है अवामी लीग। अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना है, जिसकी हुकूमत थी बांग्लादेश में, लेकिन इस वक्त अवामी लीग बैन है बांग्लादेश में, और अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है। पिछले सालों में बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में ये देखा गया कि अकेले अवामी लीग चुनावी मैदान में है, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका कोई वजूद नहीं। जो वहाँ की बड़ी पार्टी है BNP, वो बैन है, जमात इस्लामी बैन है, और इसी वजह से अवामी लीग अकेले चुनाव लड़ रही थी। और लोगों का मानना था कि ये वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस मरतबा कम अज़ कम 2 अलायंस के दरमियान, या कह लीजिए 2 पार्टी के दरमियान सीधी सीधी लड़ाई देखी जा रही है। एक तरफ है BNP और दूसरी तरफ है जमात इस्लामी। BNP को लीड कर रहे हैं तारिक रहमान, और जमात इस्लामी को लीड कर रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान। डॉक्टर शफीकुर रहमान जेल में बंद थे जब शेख हसीना की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। उसके बाद डॉक्टर शफीकुर रहमान को अदालत से ज़मानत मिली, वो बाहर आए, उनके ऊपर जितने सारे मुकदमात और इल्ज़ामात थे उन सबको हटाया गया, और फिर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने जमात इस्लामी को मुनज़्ज़म किया, चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया, और इस वक्त वो पूरे बांग्लादेश में सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ उनकी ही रैलियों में देखी गई। जो सर्वे आ रहा है, जो तज्ज़िया आ रहा है बांग्लादेश के अखबारात का कि किसकी सरकार बन सकती है, तो उसमें जमात इस्लामी का ही पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। बांग्लादेश में जो लोकसभा की टोटल निशस्त है या टोटल सीटें हैं वो 300 है। और इसको जानने से पहले जान लीजिए कि बांग्लादेश में इस वक्त हर शहरी 2-2 वोट डाल रहा है, यानी एक साथ बांग्लादेश में 2 इलेक्शन हो रहा है। एक इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट का या लोकसभा का कि कौन सी सरकार बनेगी, किसको वज़ीर आज़म बनाना है, और दूसरा इलेक्शन हो रहा है रेफरेंडम का, यानी लोग रेफरेंडम के लिए भी वोट डाल रहे हैं। तो बांग्लादेश के हर शहरी को आज 2-2 वोट डालना पड़ रहा है। पहला वोट सरकार बनाने के लिए और दूसरा वोट रेफरेंडम के लिए। रेफरेंडम में यह है कि
मुल्क ने जो नया आइन बनाया है तो क्या उस नए आइन को बांग्लादेश की आवाम एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बांग्लादेश का उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्या इस बात के लिए आवाम एग्री कर रही है या नहीं कर रही है। जो रेफरेंडम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई अहम चेंजेस है, उसमें एक बड़ा चेंज ये है जो मैंने अभी सरसरी मुताला किया कि बांग्लादेश में एक शख्स 2 टर्म ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, यानी 10 साल तक ही कोई वज़ीर आज़म रह सकता है। 10 साल के बाद एक शख्स वज़ीर आज़म के ओहदा पर फायज नहीं रह सकता है, भले ही उसकी पार्टी को जीत मिल जाए लेकिन वज़ीर आज़म उसकी पार्टी का कोई और शख्स बनेगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को वहाँ बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, अदलिया को मजबूत किया जा रहा है। बांग्लादेश की आवाम कैसे मजबूत हो, वहाँ की इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, इस पर रेफरेंडम में बातचीत की गई है, तो ये बहुत अहम है। उसके अलावा जो लोकसभा की कुल सीटें हैं बांग्लादेश में वो 300 है और 300 सीटों के लिए वहाँ वोटिंग हो रही है और जिसको मेजॉरिटी आएगी उसी की सरकार बनेगी। अब जो सर्वे आ रहा है, जो तज्ज़िया आ रहा है, एक सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी को 105 सीटों पर जीत मिल रही है और BNP यानी तारिक रहमान को 101 सीटों पर जीत मिल रही है। एक सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी को 150 सीटों पर जीत मिल रही है और तारिक रहमान को 100 से कम सीटें मिल रही है। तो अलग अलग सर्वे आ रहा है, अलग अलग तज्ज़िया आ रहा है। लेकिन वहाँ का जो चुनावी कैंपेन था, जो इंतखाबी रैलियाँ थी, तो उसमें यही देखा गया कि जमात इस्लामी की रैलियों में ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा जवान नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन भी जमात इस्लामी की रैलियों में ज़्यादा नज़र आ रही थी। डॉक्टर शफीकुर रहमान जो जमात इस्लामी के सदर है बांग्लादेश में, उनकी रैलियों में सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आई, सबसे ज़्यादा लोग नज़र आए। लेकिन तारिक रहमान की रैलियों में उतनी भीड़ नज़र नहीं आई, उतने लोग नज़र नहीं आए। इसलिए अंदाज़ा यही लग रहा है कि बांग्लादेश में इस मरतबा जमात इस्लामी की सरकार बनने जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने भी जो राब्ता बहाल किया है, जो ताल्लुक़ कायम किया है, तो वो जमात इस्लामी के लीडरों से ही। यूरोपियन यूनियन के कमीशन की जो मीटिंग हुई है वो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से मीटिंग हुई है। जो साफ इशारा नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है और अगर जमात इस्लामी की बांग्लादेश में सरकार बन जाती है तो जमात इस्लामी को पहली मरतबा इतनी बड़ी और तारीख़ी कामयाबी मिलेगी। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से और शेख मुजीबुर रहमान ने एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया, तो उस फैसले की जमात इस्लामी ने मुखालफत की थी। बांग्लादेश में जमात के ज़िम्मेदारों ने कहा था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए और उसके बाद ही जमात इस्लामी को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। जमात के कई ज़िम्मेदारों को सज़ा दी गई। फिर जब 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के ओहदा पर फायज़ हुई तो उसने जेल में बंद जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को तख्ते दार पर लटका दिया। उनके खिलाफ अदालत से फांसी की सज़ा सुनवाई गई और इस तरह ऐसा लगा कि जमात इस्लामी का बांग्लादेश में वजूद ख़त्म हो चुका है, जमात इस्लामी का नामो निशान नहीं है। लेकिन उसी जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा किया। अगर आप बांग्लादेश की सियासी तारीख़ को जानेंगे तो उसमें बहुत ही उथल पथल है, बहुत ही पॉलिटिकल बहरान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक मुल्क था, यानी जब इंडिया से अलग हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क था। जो वेस्ट का इलाका है उसको वेस्टर्न पाकिस्तान कहा गया और जो ईस्ट का इलाका है उसको मशरक़ी या ईस्टर्न पाकिस्तान कहा गया। लेकिन 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान या मशरक़ी पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है। और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इन दोनों की आपस में सरहदें नहीं मिलती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो तक़सीम के वक्त ही कह दिया था कि ये पाकिस्तान जो बना है ज़्यादा दिनों तक मुत्तहिद नहीं रह पाएगा, ये मुल्क एक और तक़सीम का शिकार होगा और वही हुआ। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने की जमात इस्लामी ने मुखालफत की थी। उसका कहना था कि दोनों मुल्कों को एक ही रहना चाहिए। बहरहाल बांग्लादेश बन जाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान सदर बने, वही वज़ीर आज़म रहे और जब उनका कत्ल हो गया फ़ौजी बगावत के ज़रिए तो फिर 1977 में ज़ियाउर रहमान जो वहाँ के आर्मी चीफ़ थे उन्होंने सदारत के ओहदे पर अपने आप को फायज़ कर लिया। वो वहाँ के सदर और वज़ीर आज़म बन गए, बीच में किसी और को मौका मिला। फिर खालिदा ज़िया ने पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट बांग्लादेश यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और खालिदा ज़िया उस पार्टी के ज़रिए बांग्लादेश की वज़ीर आज़म कई मरतबा रही। फिर वहाँ पॉलिटिकल बहरान आया, बगावत आई और शेख हसीना 2009 में बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बनी और फिर 2009 में वज़ीर आज़म बनने के बाद 2024 तक वज़ीर आज़म के मनसब पर
शेख हसीना फायज रही। उस दौरान BNP जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, खालिदा ज़िया को उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जलावतन कर दिया गया। खालिदा ज़िया, उनके बेटे, इन सभी को इंग्लैंड में जाकर पनाह लेनी पड़ी। और 2025 से पहले तक खालिदा ज़िया, उनके बेटे, उनकी जो पूरी फैमिली है वो इंग्लैंड में ही थी। जब पाबंदियाँ उन पर हटी, अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया, फिर खालिदा ज़िया बांग्लादेश वापस लौटी, उनके बेटे वापस लौटे, उनका परिवार वापस लौटा। उसके अलावा जमात इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान और सरबराह जेलों में बंद थे, उन सबको रिहाई मिली। फिर बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई, उसे मुजरिम करार दिया। और बार बार बांग्लादेश का भारत से यही मुतालबा है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करे, लेकिन इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने से लगातार इनकार कर रहा है। तो ये बांग्लादेश की हिस्ट्री है, तारीख़ है, और तकरीबन हर 10-15 साल पर बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस का, बहरान का शिकार रहा है। अब 2026 में जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बाद वहाँ इस्तेहकाम आएगा, मजबूती पैदा होगी, या दोबारा क्राइसिस होगा, ये कहना मुश्किल है। क्या जमात इस्लामी और BNP मिलकर सरकार बनाएगी या एक पार्टी अपोजिशन का किरदार निभाएगी, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। इस वक्त तो जो तस्वीरें आ रही है, जो वीडियोज़ आ रही है, उसमें देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की आवाम में एक्साइटमेंट है, जज्बा है, और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 127 मिलियन है और 1981 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से 300 को ही जीत मिलेगी। पूरे देश में 2,47,499 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 42,766 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। और बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है तो बैलेट पेपर के ज़रिए चुनाव हो रहा है, EVM के ज़रिए चुनाव नहीं हो रहा है। बांग्लादेश ने इस मरतबा एक नई चीज़ ईजाद की, वो ये कि बांग्लादेश से जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम किया गया। और बांग्लादेश से बाहर जितने बांग्लादेशी रहते हैं उन सबको भी इस मरतबा वोटिंग राइट मिलेगा, वो सब भी अपना वोट कास्ट कर पाएंगे पोस्टल बैलेट के ज़रिए। बहुत सारे मुल्कों में पोस्टल बैलेट है, बहुत सारे देशों में नहीं है। जैसे भारत में पोस्टल बैलेट नहीं है, यानी भारत के जो लोग वोटिंग के दिन भारत में नहीं रहते हैं वो वोट नहीं डाल पाते हैं, या जो भारत से बाहर रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड या गल्फ़ में, वो वोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने बाहर रहने वाले बांग्लादेशियों को भी अपना वोटिंग राइट दिया है। पोस्टल बैलेट उनके लिए भेजा गया और वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डाल रहे हैं और पूरे बांग्लादेश में बैलेट के ज़रिए वोटिंग हो रही है। आज शाम को वहाँ वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी और शाम के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कल यानी 13 तारीख की सुबह तक रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि बांग्लादेश में किस पार्टी को जीत मिली और किस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी की सरकार बन रही है या फिर BNP की वहाँ सरकार बनेगी, तो कल तक ये फाइनल हो जाएगा। और आज वहाँ वोटिंग जारी है। आप किसके साथ हैं? आपके हक़ में कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार बांग्लादेश के लिए बेहतर होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप बांग्लादेश में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या बांग्लादेश की सियासत पर आपकी नज़र है, बांग्लादेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कि इस वक्त बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल क्या है, आप किसकी सरकार चाहते हैं और बांग्लादेश में किस तरह का बदलाव आया है। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।